नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में क्या 40 घंटे से भी कम का समय बचा है? आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। ईडी के वो कौन से सवाल हैं जिनका जवाब देना केजरीवाल को भारी पड़ेगा? आज उन सवालों के बारे में बात होगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, यह स्क्रिप्ट किसने लिखी? आज उसके बारे में भी बात होगी। इसके अलावा राहुल, महुआ, ओवैसी, मोदी सरकार सबका आईफोन हैक कर रही है क्या? मोदी सरकार पर लगे जासूसी के नए आरोप का सच क्या है? आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा। साथ ही केजरीवाल का वो एक काम जो दिल्ली में 7,000 झगड़े रुकवा देता, उसके बारे में आपको बताऊंगा। दिल्ली की गंदी यमुना, गंदी हवा से भी बड़ा दुश्मन आज सामने आपके आएगा। दिवाली पर योगी का गरीब को गिफ्ट, आजम खान को 100 करोड़ का फटका कैसे दिया योगी ने, यह भी बताऊंगा। और आखिर में किस्सा अनसुना, वो आंदोलन जिसने वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल बना दिया, आज उसका अनसुना किस्सा बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। यूपी के नोएडा में एक बार फिर लिफ्ट में पालतू कुत्ते को लेकर जाने को लेकर विवाद हो गया। मामला सेक्टर 108 के पार्क लॉरियट सोसाइटी का। जब महिला अपने पालतू कुत्ते के साथ लिफ्ट में पहुंची तो रिटायर्ड आईएएस ने इसका विरोध किया, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब महिला ने रिटायर्ड आईएएस का फोन जमीन पर पटक दिया। इसके बाद गुस्साए बुजुर्ग ने महिला पर थप्पड़ बरसा दिए। थोड़ी देर बाद महिला का पति लिफ्ट में पहुंचा, उसने रिटायर्ड आईएएस के साथ मारपीट शुरू कर दी। मामला बिगड़ता देख सिक्योरिटी गार्ड्स को बीच बचाव करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के महोबा में सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल हुआ है। यहां भीड़ ने एक दरोगा को पीट दिया। दरअसल रोडवेज बस की टक्कर में एक बच्चे की मौत के बाद लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया था। जब पुलिस वाले जाम खुलवाने पहुंचे तो मौके पर मौजूद लोग गुस्से में आ गए, पुलिस की टीम को ही दौड़ा दिया। इस दौरान एक दरोगा भीड़ के हत्थे चढ़ गया, जिसकी जमकर पिटाई कर दी गई। किसी तरह दरोगा ने अपनी जान बचाई। बाद में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया गया। बिहार के वैशाली में आग का तांडव देखने को मिला जब गांव के खेतों के बीच बने घरों में अचानक आग लग गई। सभी घर बांस और घास फूस के बने हुए थे, जिसकी वजह से आग देखते ही देखते आसपास के सभी घरों में फैल गई। गनीमत रही कि घर में मौजूद लोगों ने वक्त रहते भागकर अपनी जान बचा ली। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में पटाखों से भरे एक ट्रक की दूसरे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर की वजह से पटाखों वाले ट्रक में आग लग गई और जो पटाखे रखे हुए थे वो जलने शुरू हो गए। कुछ ही देर में हादसे वाली जगह पर आतिशबाजी होने लग गई। दूर से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई बड़ा समारोह चल रहा हो। देख रहे हैं कैसे पटाखे फूट रहे हैं। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची, पटाखों के ट्रक में लगी आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। हादसे के बाद करीब 1 घंटे तक हाईवे पर आतिशबाजी चलती रही। ये हो गया पाठशाला में दिन भर का रिवीजन। अब सबसे पहले अरविंद केजरीवाल से जुड़ा चैप्टर। क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में 40 घंटे का समय बचा है? ईडी के वो कौन से सवाल हैं जिनका जवाब देना केजरीवाल को भारी पड़ेगा? और केजरीवाल की गिरफ्तारी और आम आदमी पार्टी के खत्म होने की स्क्रिप्ट किसने लिखी है? सबसे पहले इसका चैप्टर। 2 नवंबर को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया है और केजरीवाल की पेशी में 40 घंटे से भी कम का समय बचा। लेकिन दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जैसे ही ईडी का समन आया, वैसे ही आम आदमी पार्टी ने पूरा माहौल बनाना शुरू कर दिया कि बॉस अब तो केजरीवाल जेल जाने वाले हैं। खुद आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जेल जाने वाले हैं और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की यह साजिश हो रही है। आप सोचिए, अभी सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया है, अरेस्ट होंगे नहीं होंगे कुछ नहीं पता, लेकिन भाई लोगों ने माहौल ऐसा बना दिया कि जैसे आम आदमी पार्टी का मतलब ही केजरीवाल है और केजरीवाल नहीं होंगे तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, इसलिए यह सब हो रहा है। लेकिन ये करते करते, ये पूरी स्क्रिप्ट का माहौल बनाते इन्होंने एक तरह से खुद मान लिया ये आम आदमी की पार्टी नहीं, केजरीवाल की पार्टी है। भाई केजरीवाल तो नरेंद्र मोदी को राजा बुलाते हैं, लेकिन राजाओं वाला हिसाब तो उनकी पार्टी में चल रहा है। क्या होता है, युद्ध में राजा मरा नहीं कि सेना हार मान लेती है, वैसे ही आम आदमी पार्टी का हिसाब चल रहा है कि केजरीवाल जेल गए तो पार्टी खत्म। ये कौन सी पार्टी हुई भाई कि एक नेता जेल चले गए तो पार्टी खत्म? फिर आम आदमी की पार्टी किस बात की थी? आम आदमी तो जेल नहीं गया है। एक बार आम आदमी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, फिर आगे की बात बताता हूं।
भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र की सरकार का जो आम आदमी पार्टी को खत्म करने का मिशन है, वो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किए बगैर पूरा नहीं होने वाला। जब भाजपा से आम आदमी पार्टी के नेता खरीदे नहीं जा सके, तोड़े नहीं जा सके, हमारे मंत्रियों को, नेताओं को आधार विहीन आरोप लगाकर कैद कर लिया, तब भी आम आदमी पार्टी खत्म नहीं कर पाए भाजपा वाले। तो अब वो अपना आखिरी दांव चलने की कोशिश कर रहे हैं। बॉस, आधार विहीन आरोप लगाकर अरेस्ट कर लिया, कैद कर लिया, तो अदालत से बेल क्यों नहीं मिल रही उन नेताओं को जिन्हें कैद कर लिया गया आधार विहीन आरोप लगाकर? अदालतों पर भी फिर एक तरह से प्रश्न उठा रहे हैं ये लोग और कह रहे हैं कि किसी तरह पार्टी खत्म नहीं हुई, लेकिन अब केजरीवाल जेल चले गए तो पार्टी खत्म हो जाएगी। यानी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, सबका कोई लेना देना नहीं था पार्टी से। कोई ये लोग, इनका ये हवा में है, ये लोग, इनकी कोई वैल्यू नहीं, इनसे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। केजरीवाल गए तो पार्टी खत्म। बॉस, ऐसा तो उस पार्टी में भी नहीं होता जो पार्टी एक परिवार के भरोसे चलती है। लालू यादव जेल गए थे तो आरजेडी खत्म हो गई क्या? लेकिन केजरीवाल के लोग ये माहौल बना रहे हैं कि केजरीवाल जेल गए तो समझो सब खत्म। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इनको ये माहौल बनाना है कि भाई ये सब आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए हो रहा है। लेकिन जब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के जेल जाने से पार्टी खत्म नहीं हुई तो केजरीवाल के जेल जाने से पार्टी कब से खत्म हो जाएगी? दूसरी बात तो ये कि ये तो खुद कहते हैं ना कि सब भगत सिंह के चेले हैं, जेल जाने से नहीं डरते, तो फिर आज ये क्यों माहौल बना रहे हैं कि केजरीवाल को जेल भेजने की साजिश है? फिर भगत सिंह के चेले हैं तो जाइए जेल। आम आदमी पार्टी के नेता तो केजरीवाल ही नहीं, केजरीवाल के बाद कौन कौन जेल जाएगा उसकी भी लिस्ट बना दी है। इनको सब पता रहता है। नेता कम, भविष्यवक्ता इनके यहां ज्यादा बैठे हैं। सुनिए, आतिशी जी ने पूरी लिस्ट बता दी भाई कि अगला कौन कौन जेल जाने वाला है। सीबीआई और ईडी को मिसयूज करने का किस्सा अरविंद केजरीवाल पे नहीं खत्म होगा। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद विपक्ष के जो एक एक नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो एक एक नेता हैं, उनको भी जेल में डाला जाएगा। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद अगला नंबर हेमंत सोरेन का आएगा, जिनको भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नहीं हरा पाती। हेमंत सोरेन के अरेस्ट के बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की अलायंस को बिहार में नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर पिनराई विजयन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केरला में सीपीएम को नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर स्टालिन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में डीएमके को नहीं हरा पाती। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी अपनी सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके अपने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है। अब आतिशी जी का लॉजिक सुनिए कि जिन नेताओं को बीजेपी नहीं हरा पा रही उनको जेल में डाल रही। तो अभी अभी तो केजरीवाल जी की पार्टी को गुजरात में एकदम रगड़ के धो के हराई थी। दिल्ली में सातों की सातों लोकसभा सीट नरेंद्र मोदी धक से पूरा खींच लेते हैं अपनी तरफ, तो इनको क्यों जेल में डाल रहे हैं? मनीष सिसोदिया तो अपनी सीट बड़ी मुश्किल से जीते थे, उनको जेल में डाल के क्या मिल जाएगा? संजय सिंह तो कहीं से चुनाव ही नहीं लड़े, वो तो राज्यसभा के सांसद हैं, उनको जेल में क्यों डाला? फिर लॉजिक तो देखिए इन लोगों का। कुछ भी कह रहे हैं केरल में उनको डाल देंगे। अरे भाई, केरल में कौन सी बीजेपी है भाई जो उनको डाल देगी जेल में, तो उसके बाद केरल में बीजेपी जीत जाएगी? हेमंत सोरेन को जेल में डाल रहे हैं क्योंकि उनसे जीत नहीं पा रहे। कह रहे हैं तेजस्वी यादव को जेल में डाल देंगे क्योंकि उनसे जीत नहीं पा रहे। तो नीतीश कुमार को क्यों नहीं डाल रहे हैं? नीतीश कुमार से भी तो नहीं जीत पा रहे। फिर कोई सिर पैर नहीं, जो मना है कहानी बैठो सुना दो, प्रेस को बैठा लो, अपने मन से कहानी सुनाओ। ये लोग केजरीवाल को लेकर इसी तरह का माहौल बनाते रहे। केजरीवाल जी की पार्टी ने तो माहौल ऐसा बना दिया, केजरीवाल ना हुए बच्चन साहब हो गए कि जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, उसके बाद हम गए तो लाइन खत्म।
हालांकि केजरीवाल जी से कोई पहली बार तो पूछताछ नहीं हो रही। केजरीवाल को एक समन सीबीआई भी भेज चुकी है और उसमें पूछताछ भी हो चुकी है उस मामले में। अगर केजरीवाल को ऐसे ही अरेस्ट करना होता तो पहले अरेस्ट कर चुके होते। उस दिन से क्यों छोड़े हुए थे अभी तक के लिए? अगर एजेंसियों के पास सबूत होंगे या केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं करेंगे तो वो अरेस्ट होंगे ही। लेकिन पहले ये माहौल बनाकर विक्टिम कार्ड और इमोशनल कार्ड खेलना केजरीवाल के लोगों की पुरानी आदत रही। इसी साल 16 अप्रैल को जब शराब घोटाले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी, अप्रैल में पूछताछ की थी, तब संजय सिंह ने कहा था कि 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उन्हें जेल में डालने की साजिश रची। लेकिन इससे अरविंद केजरीवाल की आवाज दबने वाली नहीं। तो अप्रैल में ये भाई साहब अरेस्ट करवा रहे थे अरविंद केजरीवाल को। अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर शुरू होने वाला, 2 नवंबर को बुलाया है अरविंद केजरीवाल को। कहां गिरफ्तारी अप्रैल में करा रहे थे, जब मानिए लोग अरेस्ट करा देते। खुद अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई के सामने पेश होने से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर सीबीआई के सामने पेश होने से कुछ घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर सीबीआई के सामने पेश होने के अगले दिन दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। सीबीआई के सामने पेश होने से कुछ घंटे पहले की बात आपको याद दिलाता हूं। तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जब कुछ गलत ही नहीं किया तो फिर छिपाना क्या। अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि शायद बीजेपी ने सीबीआई को आदेश दिया है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। अगर बीजेपी ने आदेश दिया है तो सीबीआई की क्या मजाल है, सीबीआई तो गिरफ्तार करेगी। लेकिन बॉस तो अरेस्ट हुए नहीं आप, तो जब अरेस्ट नहीं हुए इसका मतलब बीजेपी ने नहीं कहा था सीबीआई को अरेस्ट करना है आपके लॉजिक के हिसाब से। लेकिन जब केजरीवाल जी से पूछताछ हो गई तो उसके बाद केजरीवाल जी ने आकर बयान दिया कि आज सीबीआई ने 9.5 घंटे पूछताछ की। सीबीआई के अफसरों को धन्यवाद देना चाहता हूं, पूरी इज्जत के साथ अच्छे माहौल में पूछताछ हुई, जो सारे सवाल किए उनका जवाब दिया। तो इनके मन मुताबिक काम हो गया तो बाहर आके गुडी गुडी, नहीं तो उसके पहले सीबीआई को मोदी जी ने कह दिया कि अरेस्ट कर लेना केजरीवाल को। मतलब कोई खेल चल रहा है बॉस, जब जो मन में आया बोल दिया। अब जैसे सीबीआई को जवाब दिया था वैसे ईडी को भी केजरीवाल जवाब देना थे। फिर ईडी वाले भी कौन सा बदतमीजी से सवाल पूछेंगे, वो भी प्यार से ही पूछेंगे। इसमें इतना माहौल बनाने की क्या जरूरत है? जब कुछ गलत नहीं किया, डरने घबराने की क्या बात है? और ये कहने की क्या जरूरत है कि पूछताछ के लिए बुलाया तो अरेस्ट ही कर लेंगे। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। पहले भी डर लगता था तो पहले क्यों नहीं अरेस्ट किए? इसी तरह से ये लोग मनीष सिसोदिया को लेकर माहौल बनाते थे। मैं आपको याद दिलाता हूं, खुद केजरीवाल कई बार कहते थे कि सिसोदिया को अब अरेस्ट कर लेंगे, तब अरेस्ट कर लेंगे। मैं आपको अगर याद दिलाऊं, जरा आप याद कीजिए इन्होंने मनीष सिसोदिया को लेकर कितनी बार माहौल बनाया, कितनी बार। सिसोदिया अरेस्ट होंगे, ये कितनी बार इन्होंने बोला। ये लाइन ऐसे फेंक देते थे। जून 2022 इन्होंने कहा कि सिसोदिया अरेस्ट होंगे, नहीं हुए। फिर पूरा गुजरात चुनाव बोलते रहे आज अरेस्ट होंगे, कल अरेस्ट होंगे, 5 दिन बाद अरेस्ट होंगे, इतनी मेरी सीट बढ़ जाएगी, उतनी बढ़ गई, अब तो हम फुल फ्लेजेड आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहते रहे सिसोदिया अरेस्ट होगा, कोई अरेस्ट नहीं हुए, इनको सीट भी नहीं आई, कई जगह जमानत जब्त हो गई। लगभग पूरे 2022 में ये लोग माहौल बनाते रहे कि सिसोदिया अरेस्ट होंगे, नहीं हुए। अरेस्ट कब हुए? सिसोदिया जाकर अरेस्ट हुए फरवरी 2023 में। तो पूरा इन लोग 2022 माहौल बनाते रहे कि सिसोदिया अरेस्ट होंगे, सिसोदिया अरेस्ट होंगे। अरेस्ट होते हैं भाई साहब जाके फरवरी 2023 में। तो जब इनका जो मन आता है। आपको याद दिलाता हूं, सुनिए सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर जब केजरीवाल खुद माहौल बनाते थे क्या बोलते थे कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है।
जैसे इन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस किया है, वैसे ये लोग मनीष जी के खिलाफ भी फर्जी केस बना रहे हैं। जब से इन्होंने मनीष सिसोदिया क्या रेड मारी है, गुजरात में हमारा 4% वोट शेयर बढ़ गया और जिस दिन ये इनको गिरफ्तार करेंगे मुझे लगता है 6% वोट और बढ़ जाएगा। फिर अगर 2 बार गिरफ्तार हो गए तो सरकार ही बन जाएगी गुजरात में। देखा आपने, जून 2022 में पहले अरेस्ट करा रहे थे, इनको सब अंदर से पता था, मोदी जी ने बोल दिया है कि केस बनाओ, अरेस्ट कर लो सिसोदिया को। फिर विधानसभा में बैठकर बोल रहे थे कि अरेस्ट कर लिया तो इतना % वोट बढ़ जाएगा। कहानी सुना रहे हैं, जब जो मन में, हमको सब पता है, उधर ये हो रहा है, वो हो रहा है। और आप अगर टाइमलाइन देखेंगे तो 19 अगस्त 2022 को सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड पड़ी थी। केजरीवाल का दावा था कि 2 से 3 दिन में सिसोदिया अरेस्ट हो जाएंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी से बीजेपी डर गई। फिर 28 सितंबर 2022 को केजरीवाल का दावा था कि कोई भी नेता अरेस्ट हो सकता है, बीजेपी को गुजरात में हार का डर है। 30 सितंबर 2022 को केजरीवाल का दावा था कि राघव चड्ढा अरेस्ट होंगे क्योंकि उन्हें गुजरात का सब प्रभारी बनाया है। 16 अक्टूबर 2022 को सिसोदिया को पूछताछ का समन आया। आपका दावा था कि सिसोदिया कल अरेस्ट हो जाएंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी से बीजेपी डर गई। पूरा गुजरात चुनाव निकल गया। मनीष सिसोदिया इस साल जाकर फरवरी में अरेस्ट हुए। मतलब इनके जेब में लेके चलते हैं एक कहानी। सर कुछ सुनाइए, ये लो सिसोदिया अरेस्ट होगा। सर कुछ सुनाइए, ये लो राघव चड्ढा अरेस्ट होगा। अब इन्होंने अपने साथियों के जेब में डाल दिया, ये लीजिए केजरीवाल जी अरेस्ट होंगे, केजरीवाल जी अरेस्ट होंगे, केजरीवाल। अगर कुछ गलत किया होंगे तो अरेस्ट होंगे ही, जवाब नहीं देंगे तो अरेस्ट होंगे ही, पहले से माहौल। अगर इस तरह देखा जाए तो फिर क्यों ये लोग ये माहौल बना रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं। कोई कब गिरफ्तार होगा ये कोई पहले से नहीं कह सकता। हाँ, अगर किसी को ये लगता है कि उसने कुछ गलत किया है और समन आ जाए तो फिर गिरफ्तारी की आशंका बढ़ जाती है। तो क्या अरविंद केजरीवाल को अंदर अंदर लग रहा है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, वो गिरफ्तार होंगे? लेकिन केजरीवाल तो कह रहे थे कि शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं, कोई घोटाला ही नहीं हुआ, तो फिर 2 नवंबर को गिरफ्तारी का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? ईडी ने 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। यह पहला मौका है जब ईडी शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। इससे पहले अप्रैल में सीबीआई इस मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। अब आपको यह भी बताता हूं कि पूछताछ के लिए बुलाया क्यों। क्योंकि वैसे तो शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम तो आरोपी के तौर पर है नहीं, गवाह के तौर पर भी नहीं है। ना ही वो शराब नीति बनाने वाले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा थे, ना ही उन्होंने शराब नीति से जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट साइन किया है। लेकिन ईडी को यह लगता है कि होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स को फायदा पहुंचाने के लिए प्रॉफिट मार्जिन जो 5% से बढ़ाकर 12% किया गया, यह अहम फैसला बिना दिल्ली सरकार की टॉप अथॉरिटी के अप्रूवल के बिना नहीं लिया जा सकता। ईडी को लगता है कि यह सब कुछ अरविंद केजरीवाल के दिमाग का ब्रेन चाइल्ड है। ईडी ने इस मामले में अब तक 5 चार्जशीट दाखिल की है और इसमें एक चार्जशीट में एक्साइज पॉलिसी को केजरीवाल का ब्रेन चाइल्ड यानी आइडिया बताया गया है। केजरीवाल का नाम अभी तक कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में, चार्जशीट में, रिमांड पेपर में रेफरेंसेस के तौर पर आया है। और इस केस में कैसे कैसे और कहां कहां केजरीवाल का नाम आया है आपको बताता हूं, आपको समझ में आएगा क्यों केजरीवाल को बुलाया गया है। इस मामले में ईडी की एक चार्जशीट के मुताबिक सिसोदिया के आबकारी विभाग में सचिव रहे सी अरविंद ने सीबीआई और ईडी के सामने अपने बयानों में केजरीवाल का नाम लिया। सिसोदिया के सचिव रहे हैं अरविंद, सी अरविंद। उन्होंने बयान में कहा था कि मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल के घर पर शराब कारोबारियों का प्रॉफिट मार्जिन 5% से 12% करने का फैसला हुआ था। सी अरविंद ने अपने बयान में बताया था कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने का आदेश मौखिक था, जिसे ड्राफ्ट पॉलिसी में शामिल करने के लिए कहा। अरविंद केजरीवाल के आवास पर जिस मीटिंग की बात की गई, उस मीटिंग में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। इस अधिकारी ने यह बयान दिसंबर 2022 में दिया था। इसका बयान गवाह के तौर पर सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया था। इस बयान में इस अधिकारी ने कहा था कि सिसोदिया ने मार्च 2021 में उसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाया। वहां पर सत्येंद्र जैन थे। वहां पर मनीष सिसोदिया ने इस अधिकारी को एक डॉक्यूमेंट दिया। उस डॉक्यूमेंट के आधार पर ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाने को कहा। इस अधिकारी के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट में ऐसी बातें थी जो जीओएम की मीटिंग में कभी चर्चा तक में नहीं आई। और यह सब किसके घर पे हुआ? अरविंद केजरीवाल के घर पर। तो अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाने की वजहें हैं। इसके अलावा केजरीवाल का नाम समीर महेंद्रू नाम के आरोपी ने लिया था।
जिसकी इंडो स्पिरिट नाम की कंपनी थी, लेकिन इसकी हिस्सेदारी जांच एजेंसियों के मुताबिक एक डील के तहत साउथ ग्रुप के लोगों को दे दी गई। इसी साल जनवरी में ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की, उसके मुताबिक विजय नायर ने समीर महेंद्रू की मीटिंग अरविंद केजरीवाल से फिक्स करवाई। विजय नायर कौन? जो अभी जेल में, जो इस पूरे मामले में मिडिल मैन बताया जा रहा, अरविंद केजरीवाल ने जिसके लिए कहा था कि ये मेरा आदमी है। अरविंद केजरीवाल से इसी ने मीटिंग फिक्स कराई, यह आरोप है। और जब मीटिंग नहीं हो पाई तो विजय नायर ने समीर महेंद्रू के लिए केजरीवाल से वीडियो कॉल अरेंज कराई। विजय नायर ने अपने फोन के जरिए केजरीवाल से फेस टाइम पर वीडियो कॉल किया और इस कॉल में अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से कहा था कि विजय इज हिज बॉय, यानी विजय मेरा आदमी है, उस पर भरोसा करें और उसके साथ काम करें। ईडी ने पिछले साल नवंबर में ही समीर महेंद्रू का यह बयान रिकॉर्ड किया था। समीर महेंद्रू ने जिस विजय नायर का नाम लिया वो इस केस का अहम आरोपी है, इसलिए विजय नायर के साथ अरविंद केजरीवाल का नाम आना बड़ी बात है। ईडी के मुताबिक विजय नायर आम आदमी पार्टी का मीडिया कम्युनिकेशंस का इंचार्ज तो था ही, साथ ही वो अरविंद केजरीवाल का करीबी भी है। विजय नायर ही शराब नीति पर मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर काम कर रहा था। विजय नायर ने अपने बयान में खुद यह बताया कि वो अरविंद केजरीवाल के कैंप ऑफिस से काम करता है। जांच एजेंसी के मुताबिक विजय नायर ही आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से इस डील में ब्रोकर का काम कर रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक समीर महेंद्रू का दावा है कि इस मामले में करोड़ों रुपए केजरीवाल के आदेश पर दिए गए, जिसे गोवा चुनाव में खर्च किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक वाईएसआरसीपी के सांसद श्रीनिवासुलु रेड्डी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले भी थे। केजरीवाल ने उनका दिल्ली में शराब के कारोबार में शामिल होने के लिए स्वागत किया था। जांच एजेंसियों का दावा है कि इसके अलावा कई नेता पर्दे के पीछे रहकर आबकारी घोटाले में शामिल थे, जिसमें साउथ की शराब लॉबी की अहम भूमिका। वो साउथ लॉबी जिसे दिल्ली के शराब कारोबार में 9 रिटेल जोन मिले और इसके बदले आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है। अब जो लोग कह रहे हैं कि शराब घोटाले में कोई सबूत नहीं, पैसे के लेन देन का सबूत लाकर दिखाओ, तभी यह माना जाएगा कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार का कोई रोल ऐसे नहीं माना जाएगा। ये वही लोग हैं जो बिना किसी सबूत के किसी पर भी आरोप लगा देते थे। कई लोगों के नाम लेकर कहते थे कि ये बेईमानों की लिस्ट है, इन्हें तो जेल के अंदर होना चाहिए। सुनिए, अरविंद केजरीवाल जब दूसरों पर आरोप लगाते थे तो क्या कहा करते थे? देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में सुरेश कलमाडी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए उसके लिए। नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली। इस लिस्ट में नाम गिनाते गिनाते लास्ट में राहुल गांधी का भी नाम आ गया था भीड़ की तरफ से। अब इनमें से जितने नेताओं के केजरीवाल जी ने नाम लिए थे और सबको भ्रष्ट बता दिया था, कईयों के साथ तो अब फोटो खिंचाते सबसे दोस्ती यारी चल रही है, लेकिन जिनको भ्रष्ट बताकर राजनीति में आए, उनमें से कितने नेताओं के घर से नोट के बंडल मिले थे? आपने देखे थे नोट के बंडल जो लिस्ट लेके बैठ गए थे और सबको बता रहे थे ये भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं? तो दूसरा भ्रष्टाचारी है क्योंकि इन्होंने लिस्ट बना दिया और इनके मामले में कोई अधिकारी बोल दे, एक्साइज कमिश्नर बोल दे, सरकारी गवाह बोल दे, सब बोल दें, उस बोलने का मतलब नहीं मेरे घर से नोट निकाल के दिखाओ। ये लॉजिक दूसरे में कहां गया था भ्रष्टाचारी बताते वक्त? लेकिन जैसे ही केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता मिल गई, वो चुनाव पर चुनाव जीतने लगे, अपनी पुरानी लिस्ट भूल गए। वो लिस्ट पता नहीं कहां होगी, वो तो सड़ के गल गई होगी लिस्ट, और जाकर उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन कर लिया जिन्हें भ्रष्टाचारी कहते थे। अब केजरीवाल के लिए सबसे बड़े दुश्मन नरेंद्र मोदी हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के मामले में नो टॉलरेंस की नीति बना रखी है और दिल्ली में भ्रष्टाचार के कई मामले खुल गए। इसलिए अब केजरीवाल के पास कोई लिस्ट नहीं, उन्होंने सिर्फ एक नाम रट लिया है और वो नाम है नरेंद्र मोदी का। सुनिए केजरीवाल को एक बार। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और यही इनके साथी भी कोर्ट में जाते जाते बोलते हैं मोदी अडानी करते रहे। जवाब तो अभी इन्हें ईडी को देना पड़ेगा। 40 घंटे बाद पूछताछ होगी, गिरफ्तारी होगी या नहीं
जल्द साफ हो जाएगा। केजरीवाल की टीम की प्लानिंग हालांकि यह है कि मोदी का नाम लेकर विक्टिम कार्ड खेला जाए और इसी में केजरीवाल को लेकर इमोशनल पॉलिटिक्स की जाए, जिससे वो अपनी पॉलिटिक्स का डैमेज कंट्रोल कर सके, क्योंकि शीश महल के बाद पब्लिक का वैसे ही मोह भंग हो गया। अब अगर ये जेल चले गए तो भाई जो पूरी छवि बनाई थी कि मैं पॉलिटिक्स बदलने आया हूं, मैं आम आदमी हूं, कट्टर ईमानदार हूं, वो तो सब खत्म। पब्लिक तो सब देख ना रही है कैसे कोरोना के टाइम में केजरीवाल का शीश महल बना, कैसे शराब पॉलिसी के नाम पर कंपनियों का फायदा हुआ, और ये सब मामले जब जांच की तह तक जाया जा रहा है तो इसे राजनीतिक बदला बताकर बचने की कोशिश हो रही है। लेकिन केजरीवाल जी को कई काम करने थे जो वो कर नहीं पाए। हमने आपको कल ये वादा किया था कि हम आपको अरविंद केजरीवाल पर एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। ये स्पेशल रिपोर्ट बस अभी थोड़ी देर में आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें बताऊंगा कि केजरीवाल का वो काम कौन सा है जो पूरा हो जाता तो दिल्ली में 7,000 झगड़े ना होते। लेकिन इस चैप्टर को खोलने से पहले पाठशाला में विपक्ष के आरोपों का एक और चैप्टर खोलूंगा, फिर आऊंगा उस चैप्टर पर। और ये चैप्टर जो अभी खोल रहा हूं इसमें आपको बताऊंगा कि क्या राहुल, महुआ, ओवैसी, मोदी सरकार सबका आईफोन हैक कर रही है और मोदी सरकार पर लगे जासूसी के अब नए आरोप का सच क्या है। एक टाइम था बॉस जब विपक्ष पेगासस चिल्लाता था, वो मामला तो फुस हो गया। सुप्रीम कोर्ट से जांच हुई, कुछ मिला नहीं, निकला नहीं। अब एक नया हो हल्ला शुरू हुआ है। कल से विपक्ष के नेता आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के कुछ नोटिफिकेशन अलर्ट दिखा रहे हैं जो उनके आईफोन पर आया, और इन्हीं के आधार पर आरोप लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार जासूसी कर रही है। सवाल यह है कि सरकार जासूसी करा रही है या विपक्ष अपना एजेंडा चला रहा है, क्योंकि विपक्ष ने जासूसी का आरोप पहली बार नहीं लगाया। वो अक्सर कहते रहते कि उनके फोन हैक किए जा रहे हैं, उनके फोन टैप किए जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ने जांच करवा ली, लेकिन कुछ मिला तो है नहीं। यहां तक कि राहुल गांधी जैसे नेता जो आज ये कह रहे हैं कि चाहे जितनी टैपिंग करवा लो वो डरने वाले नहीं है, उनका फोन चाहिए तो वो खुद फोन दे देंगे, ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने पेगासस केस में जांच के लिए अपना फोन सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी को नहीं दिया था। इतनी हिम्मत पहले ही दिखा देते, फोन दे देते। एक बार राहुल गांधी को सुन लीजिए आईफोन के मामले में क्या बोले हैं, फिर पूरा मामला भी बताऊंगा और फिर पूरा सच भी बताऊंगा। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स you are being targeted by state-sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। राहुल गांधी ने हर बार की तरह हड़बड़ी कर दी। वो इतनी हड़बड़ी में रहते हैं कि कैसे मोदी अडानी, मोदी अडानी, मोदी अडानी करूं, नरेंद्र मोदी को घेरूं, नरेंद्र मोदी को घेरूं, कि उन्होंने एप्पल के जवाब का भी इंतजार नहीं किया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दिया, क्लियर कर दिया, हो गई जासूसी। लेकिन इसका सच मैं बताता हूं। यह राजनीति शुरू हुई आईफोन पर आए एक नोटिफिकेशन से, जो एप्पल कंपनी की तरफ से भेजा गया था, और विपक्ष के कई नेताओं ने दावा किया कि इस तरह का नोटिफिकेशन उन्हें आया है। इस नोटिफिकेशन में लिखा था कि एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स हु आर ट्राइंग टू रिमोटली कॉम्प्रोमाइज द आईफोन एसोसिएटेड विद योर एप्पल आईडी। यानी एप्पल का मानना है कि आप स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स जो कहीं दूर से आपकी एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अटैकर्स आपको इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि आप कौन हैं और आप क्या काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट। इस नोटिस में एप्पल ने यह भी बताया कि हैकर्स आपके फोन में सेंसिटिव डेटा, आपके फोन पर की जाने वाली बातचीत, कैमरा, माइक्रोफोन को भी हैक कर सकते हैं। इस नोटिस के आने के बाद विपक्ष के नेताओं ने मोदी सरकार पर आरोप लगाना शुरू किया, क्योंकि वो तो हड़बड़ी में रहते हैं। उनका हिसाब तो यह है कि घर में कोई कह दे कि सर बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, तो वो कहेंगे कि हमारा घर का पानी जो है वो मोदी जी ने अडानी को दे दिया। इन लोगों का यह हिसाब है।
घर में पानी नहीं आया तो उसमें भी नरेंद्र मोदी का नाम लगा देंगे कि वो उठा के पानी उठा के दे दिया अडानी को। लेकिन पीएम मोदी एक बार फिर विपक्ष के नेताओं के फोन से उनकी जासूसी करवा रहे, यह आरोप लगा। और विपक्ष के नेताओं ने आज एप्पल से आए नोटिस को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। पहले नेताओं का नाम सुन लीजिए जिन्हें एप्पल ने चुनकर यह नोटिस भेजा, उनका कहना है, फिर किस किस को मिला है और क्या सच है वो बताऊंगा। कांग्रेस के कई नेता हैं जैसे केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर, पवन खेड़ा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम है जिनको ये नोटिस गया है, अलर्ट मैसेज गया है। वेणुगोपाल का आपको नाम बताया ही। इसके अलावा शशि थरूर, पवन खेड़ा, अखिलेश यादव का नाम है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भी गया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी, शिवसेना के उद्धव गुट की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राघव चड्ढा। इस नोटिस के बारे में विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं एक बार सुन लीजिए, फिर सच बताता हूं। तो बड़े दुख की बात है आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं। आखिरकार जासूसी किस लिए, और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले लिए जाए, उनकी जानकारी हो जाए, ये बड़ा दुखद है। तो वो क्लियरली ये बता रहा है ये केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम है और इस पे आप सावधानी बरतिए। और आज सवेरे जब पता चला कि बहुत सारे ऑपोजिशन के एमपीज हैं जिनको इस तरीके की ईमेल आई है, वार्निंग आई है, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, पेगासस का किस्सा हो चुका, उसको खारिज करने की पूरी कोशिश की गई, पार्लियामेंट में उस पर चर्चा नहीं हुई। अदानी के भ्रष्टाचार पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, उनके बचाव के लिए इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। सब जानते हैं कि ऑपोजिशन में कौन वोकल वॉइसेस हैं और ऑपोजिशन के ही एमपीज को ये मैसेज आ रहे हैं, तो यानी ये लार्ज स्केल सर्वेलेंस हो रहा है जो स्टेट प्रायोजित है। इन नेताओं की आपने एक बात गौर की, सबने अपने मन से ये कह दिया कि ये मोदी सरकार या एप्पल ने जैसे ये बताया हो कि ये मोदी सरकार करा रही। विपक्ष का कोई भी नेता एप्पल से ये नहीं पूछ रहा कि अरे बॉस, जब ये बता चुके कि सरकार फोन हैक करवा रही है तो ये भी बता दो कि हैकिंग कहां से हो रही, भारत से हो रही है, भारत के बाहर से हो रही है, मोदी सरकार कर रही है, चीन की सरकार कर रही है। भाई उसमें लिखा है स्टेट स्पॉन्सर्ड। स्टेट का मतलब सिर्फ भारत की सरकार नहीं है, चीन भी करा सकता है, रशिया भी करा सकता है, दुनिया का कोई भी देश करा सकता है। चीन क्यों नहीं बगल में बैठ के भारत के ऑपोजिशन के नेताओं या दूसरे नेताओं का फोन जो है वो हैक करने का प्रयास कर सकता है? इनको कैसे पता चल गया स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब सिर्फ यहां भारत की सरकार है? एप्पल ने इसको रोकने के लिए क्या किया है? क्योंकि एप्पल तो यह दावा करता है कि उसके आईफोन को कोई हैक ही नहीं कर सकता, तो फिर कैसे हैक हो रहा है? इस पर केंद्र सरकार भी एप्पल से कई बार सवाल पूछ चुकी है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन विपक्ष के किसी नेता ने एप्पल से यह सवाल पूछने की जहमत नहीं उठाई और हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन केंद्र सरकार ने यह भरोसा दिया कि एप्पल के इन दावों पर सरकार बहुत गंभीर है और इसकी जांच करवाई जाएगी। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस मामले पर क्या है, एक बार वो क्या कहा है वो सुन लीजिए। एप्पल से एक अलर्ट आया है, उसके बारे में मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी और इन्वेस्टिगेशन करके तह तक जाएंगे। 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। अगर आप एप्पल के मेल का क्लियर देखेंगे, बहुत क्लियर है, कहीं पर कोई उनके पास जानकारी नहीं है क्लियर, वो केवल एक हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है। ये वेग है और आप सब जानते हैं कि एप्पल खुद क्लेम करता है उनका सिस्टम, उनका एन्क्रिप्शन सिस्टम जिस तरह का है उसके बारे में एप्पल खुद क्लेम करता है कि कोई उसको हैक नहीं कर सकता। दूसरी बात, एप्पल ने अभी कुछ ही समय पहले खुद ने अपना क्लैरिफिकेशन इश्यू कर दिया है कि ऐसा जिस तरह का कंपल्सिव क्रिटिक्स
आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। अब आपने एक बात गौर की, एप्पल के इस तरह के मैसेज 150 देशों में गए, 150 देश में, लेकिन 149 देश में कोई हल्ला नहीं हुआ, कोई चू चपड़ नहीं हुई। वहां किसी ने जो है छाती पीटनी नहीं शुरू की। वो इंतजार कर रहे थे कि एप्पल का क्या जवाब आता है, लेकिन हमारे यहां तो सब हो गया कि मोदी जी ने करा दिया, क्लियर हो गया, सर्टिफिकेट बांट दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही एप्पल से अलर्ट मैसेज आया। केंद्र सरकार में कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल को भी ऐसा ही एक मेल एप्पल की तरफ से आया है। पीयूष गोयल के अलावा भारत की एक रिसर्च एजेंसी ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन को भी इसी तरह का अलर्ट मिला है। यह एजेंसी केंद्र सरकार के लिए रिसर्च का काम करती है। इसके अध्यक्ष समीर शरण को भी इसी तरह का हैकिंग अलर्ट का मैसेज आया। यह बात समीर शरण ने अपने ट्विटर अकाउंट में शेयर की है। तो पीयूष गोयल को भी आ रहा है, समीर शरण को भी आ रहा है, तो सरकार में बैठे जो लोग हैं या सरकार के साथ काम करते लोग हैं उनको भी आ रहा है, लेकिन यहां माहौल बना दिया कि खाली विपक्ष को टारगेट करना है। इतना नहीं, इस नोटिस के बाद एप्पल ने अपना एक स्पष्टीकरण दिया जिसमें वो अपने नोटिस के पीछे दिए गए लॉजिक को समझा रहा है और ये बता रहा है कि किन परिस्थितियों में और वो कैसे इस तरह का अलर्ट जारी करता है। एप्पल का पहला तर्क तो यह है कि वो किन हालात में हैकिंग के खतरों से जुड़े अलर्ट जारी करता है ये नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसा करने पर स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स भविष्य में ऐसी हरकत पकड़े जाने से बचने का रास्ता खोज लेंगे। इसके अलावा एप्पल का दूसरा तर्क यह है कि इस तरह के हमले की पहचान खतरे के खुफिया सिग्नल पर आधारित होती है और कई बार सटीक नहीं होते और अधूरे होते हैं। ऐसा संभव है कि हमले की चेतावनी वाले कुछ मैसेज फॉल्स अलार्म हो सकते हैं। मतलब एप्पल खुद कह रहा है कि ये फॉल्स अलार्म हो सकते हैं। मतलब ये अभी कुछ भरोसा भी नहीं है कि सही में ऐसा हुआ भी है या नहीं। एप्पल के पास अभी तक इस हैकिंग को लेकर कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन उसने स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स का नाम लेकर देश में विपक्ष को चिंगारी दिखा दी। पिछली बार के पेगासस मामले में विपक्ष के हाथ कुछ नहीं लगा, तो इस बार एप्पल के इस अलर्ट से एक बार फिर पीएम मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने का मौका ले लिया गया। कमाल की बात यह है कि एप्पल को यह पता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स हैं, यानी सरकार से प्रायोजित हैकर्स जो विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन एप्पल इससे आगे का डेटा नहीं बता पा रहा कि हैकर्स किस देश से हैं, किस सरकार से जुड़े हुए हैं, कब कब हैकिंग हुई, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, किस सॉफ्टवेयर टूल से हैकिंग हुई, कुछ नहीं बता रहा। क्योंकि साल 2021 में एप्पल ने पेगासस से हैकिंग के आरोप में इजराइल की साइबर कंपनी NSO पर केस कर दिया था, लेकिन इस बार एप्पल ने खुद से जहां 150 देशों के लोगों को हैकिंग का अलर्ट भेजा, लेकिन इतने बड़े केस में अब तक कोई केस फाइल नहीं किया गया। एप्पल ने अब तक केस तो दूर किसी के नाम पर शक भी जाहिर नहीं किया, सिर्फ स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स का नाम लेकर चुप हो गया। और उसने खुद कहा है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड में कौन से स्टेट की बात हो रही है वो नहीं जानता, वो नहीं बता रहा। एप्पल के अलर्ट मैसेज को लेकर भी इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठा है, क्योंकि केंद्र सरकार पिछले 10 महीने में 8 बार एप्पल के डिवाइसेस यानी लैपटॉप, आईपैड, आईफोन और आईवॉच की सिक्योरिटी पर सवाल उठा चुकी है। सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने कई बार एप्पल को हाई सीवियरिटी वार्निंग जारी की है। सरकार ने कहा है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स असुरक्षित हैं और इनकी आसानी से हैकिंग हो सकती है। केंद्र सरकार ने एप्पल को अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए भी कहा था। अब आप बताइए, जो खुद हैक कर रहा होगा या हैकिंग करवा रहा होगा वो लोगों को अपील करेगा कि एप्पल के प्रोडक्ट से बच के रहो, इसमें हैकिंग हो जाती है, कुछ भी। लेकिन अब एप्पल ने विपक्ष के नेताओं को हैकिंग का अलर्ट जारी करके पीएम मोदी को एक बार फिर घेरने का मौका दे दिया। पाठशाला में अब किस्सा सुना। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 148वीं जयंती है। आज उस आंदोलन का किस्सा जिसने वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल बना दिया। दरअसल साल 1928 में गुजरात के बारडोली में अंग्रेजों ने किसानों का लगान अचानक 30% तक बढ़ा दिया। किसानों ने अंग्रेजों के फैसले के खिलाफ सत्याग्रह का ऐलान कर दिया। सत्याग्रह के लिए किसानों को नेता की तलाश थी, लेकिन महात्मा गांधी को आंदोलन का नेता नहीं बनाया जा सकता था क्योंकि वो पूरे देश में दौरा करते थे। ऐसे में सामने आया वल्लभ भाई पटेल का नाम, जिनके पास महात्मा गांधी के साथ काम करने का अच्छा अनुभव था। बारडोली के किसानों का जत्था वल्लभ भाई पटेल से मिलने अहमदाबाद पहुंचा। वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को सत्याग्रह के दौरान आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया। सभी किसानों ने कहा कि वो सत्याग्रह के नियमों का पालन करते हुए जान तक देने के लिए तैयार है, जिसके बाद वल्लभ भाई पटेल आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो। पटेल की अगुवाई में किसानों के लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों को झुकना पड़ा और लगान बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया गया। सत्याग्रह के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। गांधी जी ने भी उन्हें बारडोली का सरदार बताया और इसके बाद वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल